हेलो साथियों। कल हमने आपके मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया था। कल हमने जब आपके मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया था तो सबसे पहले हमने आपके मारवाड़ के सामान्य परिचय के बारे में बात की थी कि मारवाड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। आपके मारवाड़ शब्द को इसका भौगोलिक जो स्वरूप आता है उस भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात की थी। इसके बाद में हमने आपके मारवाड़ के जो मारवाड़ में कौन सा वंश चलता है, जो आपका राठौड़ वंश था, उस राठौड़ शब्द के बारे में चर्चा की थी। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में देखा था। इसके बाद में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई कि आपके 1240 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? आपके राव सिंहा जी ने। तो हमने आपके राव सिंहा जी के बारे में भी चर्चा की थी। इसके बाद में थोड़ा सा हमने आपके आस्थान के बारे में पढ़ा था। इन्होंने अपने खेड़ को राजधानी बनाया, रणछोड़ राय के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके बाद में हमने आपके आस्थान के बाद में दुहड़ जी के बारे में पढ़ा था कि दुहड़ जी जो आपके कर्नाटक से अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता की जो मूर्ति लेके आते। इसके बाद में हमने देखा था उस मूर्ति को आपके नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया गया था। तो नागनेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में बना हुआ है। इसके बाद में हमने सलखा जी के बारे में पढ़ा था कि सलखा जी को एक साधु के आशीर्वाद से 4 पुत्र होते हैं आपके, मल्लीनाथ जी, विरमदेव जी, शोभित और जेतराम के नाम से। तो कल यहां तक हमने आपका अध्ययन कर लिया था। आज हमें आपके सलखा जी से आगे अध्ययन करना है और आज हमें सबसे पहले मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करना है। तो चलो आज से हम क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो हमको चर्चा करनी है आपके मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ, देखो जो मल्लीनाथ जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो एक बात तो आप जानते हो कि हम मध्य राजस्थान के कल्चर पढ़ते हैं तो जो लोक देवता पढ़ते हैं तो लोक देवता में भी पढ़ते हैं आपके मल्लीनाथ जी को। यह वही मल्लीनाथ जी, ये आपके राव सलखा जी के पुत्र हुआ करते। और एक इन्होंने आपके राजधानी को खेड़ से परिवर्तन करके बाड़मेर में एक जगह पड़ती है आपकी मेवा नगर। कौन सी? आपकी मेवा नगर। और राजधानी बढ़ा दिया था आपके मेवा नगर को। तो याद रखोगे कि आपके मेवा नगर को राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? आपके मल्लीनाथ जी ने। तो पहली बात तो आप मल्लीनाथ जी के बारे में क्या याद रखोगे कि यह राव सलखा जी को साधु के आशीर्वाद से, साधु के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि आपके राव सलखा जी ने 18 वर्ष की उम्र के लगभग आसपास इन्हें आपके मारवाड़ का शासक बना दिया था। कितने वर्ष? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में इन्हें मारवाड़ का शासक बनाया, इन्हें मारवाड़ का शासक बनाया, शासक बनाया गया। अब कहते हैं कि जब मल्लीनाथ जी को आपके मारवाड़ का शासक बनाया गया तो इनके साम्राज्य में विस्तार किया गया और विस्तार करके जो राजधानी खेड़ हुआ करते थे और राजधानी खेड़ से बदल के राजधानी आपके मेवानगर बनाई गई। कहां पे बनाई गई? आपकी मेवानगर बनाई गई। तो याद रखोगे इन्होंने राजधानी किसे बनाया? आपके राजधानी बनाया था आपके मेवानगर, मेवानगर। इसके अलावा मल्लीनाथ जी यह मैंने बताया कि लोक देवता के रूप में पढ़े जाते हैं। तो यह राजस्थान के लोक देवता है। क्या है? आपके राजस्थान के लोक देवता। ये भी याद रखना कि यह क्या है? तो राजस्थान के लोक देवता। इन्हें राजस्थान के लोक देवता के रूप में आपका पूजा जाता है। इनका जो मंदिर है ना, इनका मंदिर आपके बाड़मेर में एक जगह पड़ती है तिलवाड़ा।
तो तिलवाड़ा नामक स्थान पे इनका मंदिर बना हुआ है। किस स्थान पे? आपके तिलवाड़ा। लोक देवता है तो इनका मंदिर कहां पर? आपके तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर। आप सुनते भी हो इनके नाम से पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला, वो इन्हीं के नाम पे लगता है। तो इनका मंदिर कहां पे? तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो ये आपको मल्लीनाथ जी के बारे में सीधी सीधी बातें याद रखने की, मल्लीनाथ जी ये राव सलखा जी के पुत्र हुआ करते थे और सलखा जी को आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। किसके आशीर्वाद से? तो एक साधु के आशीर्वाद से। इसके अलावा आने 18 वर्ष की उम्र में आपका मारवाड़ का शासक बनाया। हमारी भाषा में बात करें, इन्होंने आपके राजधानी को परिवर्तन किया था और परिवर्तित करके मेवानगर को राजधानी बना लिया। और यह राजस्थान के लोक देवता है भाई साहब। क्या है? राजस्थान के लोक देवता। जब राजस्थान के लोक देवता है तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो याद रखना इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ। और तो जब मैं आपको मल्लीनाथ जी पढ़ाऊंगा लोक देवता तब बात करेंगे, पर एक बात और याद रखना कि जो मल्लीनाथ जी है इनकी पत्नी हुआ करती थी रूपा दे। कौन? आपके रूपा दे। और रूपा दे को भी हम राजस्थान के लोक देवियों में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि बरसात की देवी किसे कहते हैं? तो आपके रूपा देवी को कहते हैं। रूपा देवी कौन है? तो मल्लीनाथ जी की पत्नी है। तो याद रखना कि रूपा दे कौन है? तो इनकी पत्नी है। और इन रूपा दे को किस रूप में हम पढ़ते हैं? तो राजस्थान की लोक देवी के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं हम? आपके लोक देवी के रूप में। और किस चीज की लोक देवी के रूप में पढ़ते हैं? तो हम आपके से बरसात की देवी के रूप में पढ़ते हैं। और इस लोक देवी का मंदिर कहां पे है? तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है मालाजाल। तो मालाजाल कहां पर? आपके बाड़मेर में। इसका मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? आपके बाड़मेर में। तो मालाजाल बाड़मेर में इसका मंदिर बना हुआ है। इसे भी लोक देवी के रूप में पूजते। रूपादे के गुरु कहते हैं कि आपके उगम जी हुआ करते थे। उगम दे, ये आपके रूपादे के गुरु हुआ करते थे, पर रूपादे के कहने के कारण आपके मल्लीनाथ जी ने भी इन्हें गुरु बना लिया था और कहते हैं कि इन्होंने राजपाट संन्यास त्याग दिया था और आपके सन्यासी के रूप में बन गए थे। तो ये मल्लीनाथ जी की कुछ आपकी बातें हैं कि मल्लीनाथ जी राव सलखा जी के पुत्र, 18 वर्ष की आयु में शासक बने। कहां के? आपके मारवाड़ के। इन्होंने राजधानी किसको बनाया? आपके मेवानगर को। ये राजस्थान के क्या है? तो याद रखना ये राजस्थान के क्या है? आपके लोक देवता। राजस्थान के क्या है? लोक देवता। इनका मंदिर कहां पे? आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। इनकी पत्नी कौन है? तो इनकी पत्नी है रूपादे। इसकी पत्नी कौन है? रूपादे। तो रूपादे को राजस्थान में किस रूप में पूजा जाता है? तो राजस्थान की लोक देवियों में पूजते हैं। इनका मंदिर कहां पे बना हुआ है? तो मालाजाल। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? आपके मालाजाल। और मालाजाल कहां पर है? तो आप याद रखोगे मालाजाल भी कहां पर पड़ता है? आपके बाड़मेर में। मालाजाल कहां पर है? बाड़मेर में, बाड़मेर में है। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी कि आपके जो आपका मालाजाल और जो आपका तिलवाड़ा का बीच का क्षेत्र है उस क्षेत्र को मालानी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके मालानी। तो इस क्षेत्र का जो मालानी नाम है वो आपके मल्लीनाथ जी के ऊपर ही पड़ा हुआ है कि इधर आपका मालाजाल है, इधर आपका तिलवाड़ा है। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, जो ये बीच का क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या है? आपका मालानी। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? मालानी के नाम से। और राजस्थान में आपको पता है मालानी के नाम से क्या फेमस है? तो घोड़े फेमस हुआ करते थे। किसके? आपके मालानी के। मालानी के क्या हुए करते थे? आपके घोड़े फेमस। इसके अलावा हम बात करें कि जो मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी के पुत्र हुआ करते थे वीरमदेव। वीरमदेव तो इनके भाई है, सॉरी, आपके मल्लीनाथ जी के पुत्र हुआ करते थे जगमाल। कौन हुआ करते थे? जगमाल इनके पुत्र हुआ करते थे। मल्लीनाथ जी के पुत्र थे जगमाल। कहते हैं कि जो आपके जगमाल थे, ये जगमाल आपका उग्र स्वभाव वाला बंदा था। उग्र स्वभाव का मतलब चिड़चिड़ापन वाला, किसी से भी जाके लड़ाई कर लेना, किसी से जाके झगड़ा कर लेना, क्या कोने के ओ बंदो तो सुए चाल तो बाड़ू बोल जाए, उस प्रकार के बंदे थे आपके जगमाल। कहना मतलब चाल तो चालता कुछ नहीं कर लेता बेवजह, ऐसे बंदे हुआ। लड़ाई झगड़ा करना वगैरह करना, बाहर लड़ाई करके न आए तो घर पे लड़ाई करना। कहते हैं कि ये मारपीट करते रहते थे। एक दो बार तो अपने अंकल वीरमदेव को कूट दिया था। वीरमदेव कौन? तो मल्लीनाथ जी के छोटे भाई, जो हमने पढ़े थे कि सलखा के दूसरे पुत्र हुआ करते थे।
अब कहते हैं कि एक बार की बात है आपके मल्लिनाथ जब आपके शासक थे मारवाड़ के, तो आपके बाड़मेर के पास एक गांव पड़ता था सिंधले, और उस गांव में कुछ लड़कियां गणगौर की पूजा कर रही थी। जब गणगौर की पूजा कर रही थी तो पास ही में से आपके गणगौर की पूजा मान लो, या फिर वो कहते हैं कि गणगौर की तो पूजा नहीं, पानी लाने वगैरह गई हुई थी, लेकिन पास में आपके गुजरात की सेना जा रही थी, और जाते हुए उन लोगों ने उन लड़कियों का अपहरण कर लिया। जब कुछ देर तक वो लड़कियां वापस नहीं लौटी, तो गांव वालों ने पता किया कि लड़कियां पानी लाने गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं। तो पता लगा कि इनके पास से तो आपके गुजरात की सेना गई थी, और वो सेना जाते समय उन लड़कियों को उठा के ले गई। तो अब क्या किया जाए? अब क्या जाए? इस समाचार को राजा के पास लेके गए लोग कि महाराज, आपके राज में हम आपकी प्रजा है, और हमारी लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात की सेना जो मुस्लिम थी वो उठा के ले गई। तो कहते हैं कि मल्लिनाथ जी ने आदेश दिया था कि सेना को तैयार किया जाए, चलो उठा के ले गए तो उनसे बदला लिया जाएगा, लड़कियों को छुटा के लाया जाएगा, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम जनता से टैक्स लेते हैं, जनता हम पे आश्रित है, जनता को हम पर भरोसा है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी है। और मल्लिनाथ जी ने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए। अब इस प्रकार का आदेश दिया गया, और आपके जगमाल थे वो बाहर से आए घूमते घूमते। हाय डैडी, कैसे हो? आज सेना वगैरह तैयार करके कहां पे? तो मल्लिनाथ जी ने कहा कि मंगता, तू तो घर पे रहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तुम्हें पता है हमारे राज्य में ऐसा हुआ है, हमारी प्रजा के साथ ऐसा हुआ, हमारी प्रजा की जो लड़कियां थी उन्हें वो गुजरात का जो शासक है वो उठा के ले गया। तो जगमाल ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, उन लड़कियों को मैं छुटा ले आऊं। मल्लिनाथ जी ने कहा नहीं, तेरा भरोसा नहीं है, तू यहां से बाहर जाएगा, किसी के साथ और लड़ाई करने लग जाएगा, वो बात ही भूल जाएगा कि मैं बाहर आया किस लिए था। लेकिन कहते कि जगमाल ने कहा कि नहीं पिताजी, इस बार आप मुझे मौका दीजिए और मैं कन्फर्म उन लड़कियों को छुटा ले आऊंगा। और उसने पता लगाया कि उन लड़कियों को कहाँ रखा गया। तो उन्हें पता चला कि उन लड़कियों को इस प्रकार से साथ में ले गए हैं, और आपके उन लड़कियों को रखा गया है, और कहा कि जो वहां गुजरात के राजा है, जो उसकी राजकुमारी है, उनकी दासियां बना दी गई उन लड़कियों की। कोई उनकी बर्तन धोते हैं, कोई उनकी चाय बनाते हैं, कोई उनके कपड़े धोते हैं, और वो अहमदाबाद में रखी हुई है। तो मल्लिनाथ जी ने कहा कि चलो उन पे आक्रमण करते हैं। तो किसी ने समझाया कि हम आक्रमण नहीं कर सकते, वहां पे राजा की उसकी राजकुमारी रहती है, शहजादी रहती है, वहां पे इतनी सिक्योरिटी, हम सीधा आक्रमण नहीं कर सकते। तो क्या करें? कि दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया, इन लोगों ने आपके व्यापारियों का भेष बनाया, क्योंकि मलानी की मैंने बताया था घोड़े बहुत फेमस थे, और 10-15 घोड़े लिए, 10-15 योद्धा लिए साथ में, और आपके चल पड़े। और उन्होंने पता लगाया कि वो शहजादी बाहर कब आती है बिना सिक्योरिटी के। तो पता चला कि शुक्रवार के दिन पीर बाबा की दरगाह पे वो अकेले आती है, उस समय उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं आती है, और वो हमारी वाली लड़कियां भी उनके साथ आती। तो ये शुक्रवार से पहले वाले दिन ही वहां पर जाके बैठ गए मजार के पास। अब आते जाते लोग पूछते कौन, तो कि भाई घोड़े के व्यापारी। और उस समय घोड़े के व्यापारी ऐसे घूमते रहते थे, कोई डाउट नहीं किया। कोई पूछे घोड़ा कितने का, तो जो 5,000 का घोड़ा है उसका 40,000 रुपये मांगेगी, 40,000 रुपये। तो कहते कि भाई इतना महंगा घोड़ा नहीं लेंगे, नहीं ये तुम्हारा घोड़ा बिकेगा। मनी मनी ये सोचे कि भाई घोड़ा बेचना किसका है, हमको तो बेचना ही नहीं। जैसे ही अगला दिन हुआ शुक्रवार, शहजादी आई, और शहजादी के साथ वो मारवाड़ वाली लड़कियां आई, और उन्होंने अपने लोगों को देखा, अपने देश के वीरों को देखा, और वो पहचान गई कि हमारे भैया है और हमें लेने आए हैं, हमारे भैया और हमें लेने आए हैं। और वो लड़कियां तुरंत ही अपने देश के वीरों के पास आ जाती है, उनके पास आ जाती है, और वो वीर जो योद्धा मारवाड़ के थे उन्हें घोड़े पे पढ़ा के आपके चढ़ा के रवाना हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि मल्लिनाथ जी वहां पर रुक जाता है, और मल्लिनाथ जी आपके गिंदोली को उठा लेते हैं। उस शहजादी का नाम था गिंदोली, और गिंदोली को अपने घोड़े पर उठा लेते हैं, कि कहा कि कहीं पर हमारे ये राजा पीछे से आक्रमण करेगा तो हमारे पास गिंदोली है, तो वो आक्रमण नहीं कर पाएगा, हम कह देंगे कि इसको मार देंगे अगर तूने आक्रमण किया तो। और गिंदोली को घोड़े पर बिठा लेता है, और घोड़े पे बिठा के रवाना हो जाता है मारवाड़ की तरफ। कहते हैं कि आपके मारवाड़ तक पहुंचते पहुंचते जगमाल को गिंदोली से, और गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। तब तक मारवाड़ पहुंचते, तब तक गिंदोली जगमाल की हो चुकी थी और जगमाल गिंदोली का।
कहते के बाद में उस राजा संदेश भी भेजता है कि गिंदोली तुम्हें वापस आना है, पर गिंदोली मना कर देते कि नहीं नहीं पिताजी, अब तो मरना भी जगमाल के साथ और जीना भी जगमाल के साथ। तो याद रखना कि जगमाल ने आपके उस गिंदोली को उठा के ले आया, और वो जब लाया था तो वो त्योहार था उस समय आपके गणगौर का। किसका? आपके गणगौर का। इसलिए आज वर्तमान में आपके गणगौर पे गिंदोली के गीत गाए जाते। पूछना अपनी मम्मियों से, दादियों से कि हम गिंदोली के गीत कब गाते हैं। हम गिंदोली के गीत आपके गणगौर पे गाते हैं। हमारा कल्चर है, लेकिन हम गिंदोली को नहीं जानते। राजस्थान का एक बहुत अच्छा दुआ है कि गिंदोली वळती धरा घुड़ले ऊपर घाल, मांडल स्यू ले आयो मर्द मालारो जगमाल। कि वळती धरा, गिंदोली वळती धरा घुड़ले ऊपर घाल, मांडल स्यू ले आयो मर्द मालारो जगमाल। तो आप याद रखना कि गिंदोली को आपके कौन उठा के ले आया था? तो आपका जगमाल। और गिंदोली का गीत हम किस त्योहार या किस उत्सव पे गाते हैं? तो आपके गणगौर के उत्सव पर गाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, कल्चर की बातें, पर साथ में आपका पार्ट आया तो मैंने आपको बता दिया कि गिंदोली के गीत कब गाते हैं, तो गणगौर पे गाते हैं। गिंदोली कौन हुआ करती थी और इसको राजस्थान में कौन ले आया था। लेकिन कहते हैं कि जब मल्लीनाथ जी आपके अगला अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इन्होंने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, जबकि अपने भाई वीरमदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि जगमाल को शासक नहीं बनाएंगे, ये शासक नहीं बन पाएगा, ये योग्य नहीं है। इसलिए मल्लीनाथ जी ने बाद में अपने पत्नी रूपा देवी के कहने पे अपने गुरु उगम सिंह भाटी को बना के राजपाट से संन्यास ले लेते हैं, और राजपाट से संन्यास लेकर जो अपना राजपाट था वो अपने भाई वीरमदेव को सौंप देते हैं। इसलिए याद रखना कि बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो आपका वीरमदेव बना था। ठीक है, कौन बनेगा? आपका वीरमदेव बनेगा। तो अगला शासक पढ़ना है हमें आपके वीरमदेव। बस ये थोड़ी सी याद रखना गिंदोली वाले गीत की, गिंदोली के गीत कब गए? तो वीरमदेव। तो पहली बात तो आपको वीरमदेव के बारे में क्या याद रखना है कि वीरमदेव किसका भाई है? तो मल्लीनाथ जी का भाई है। वीरमदेव मारवाड़ का शासक किसके बाद बना? तो मल्लीनाथ जी के बाद बना। तो वीरमदेव इसके बारे में लिखो आप, वीरमदेव के बारे में कि एक तो मल्लीनाथ जी ने राजपाट त्याग कर सन्यासी बन गए तथा मारवाड़ का शासक अपने भाई वीरमदेव को बनाया। तो याद रह जाएगा वीरमदेव के बारे में। बस इतनी बातें याद रखनी है वीरमदेव के बारे में कि वीरमदेव कौन था? तो वीरमदेव मल्लीनाथ जी का भाई हुआ करता था। इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने अपने भाई को शासक बना दिया। कहते हैं कि वीरमदेव था ये जांगड़ प्रदेश में सोलंकी रहा करते थे, सोलंकी और जोया, और सोलंकियों के साथ युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं कौन? आपके वीरमदेव। तो एक बात ये भी याद रखना कि वीरमदेव जांगल प्रदेश के सोलंकियों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सोलंकियों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बस इतनी बात याद रखनी आपको वीरमदेव से प्राप्त हुई। बस आपको याद बातें रखनी थी। मल्लीनाथ जी के बारे में मैंने खूब आपको बता दिया कि मल्लीनाथ जी के बारे में हमने क्या क्या आपका पढ़ा। केसलखा जी के पुत्र है, ये मारवाड़ के आपके 18 वर्ष की आयु में शासक बने थे। इन्होंने राजधानी मेवानगर को बनाई थी। राजस्थान के लोक देवता है, मंदिर तिलवाड़ा में है। इनकी पत्नी रूपा देवी है जो बरसात की देवी कहलाती है, ये भी लोक देवी है। और इनका मंदिर मालाजाल में। मालाजाल और आपके जो तिलवाड़ा है इसके बीच के क्षेत्र को मालानी कहते हैं, और मालानी क्षेत्र आपके घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आपके वीरमदेव आपके मल्लीनाथ जी का पुत्र हुआ करता था जगमाल। जगमाल की मैंने सारी स्टोरी बता दी, सिर्फ आपको याद रखना है
कि गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं, तो आपके गणगौर के ऊपर गाए जाते हैं। मल्लिनाथ जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, तो विरमदेव। विरमदेव कौन है, मल्लिनाथ जी के भाई। इसके अलावा ये आपके विरमदेव जब शासक बने तो ये जांगल प्रदेश के सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारे गए। सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारे गए। एक बात और याद रखना आप विरमदेव जी से, क्या बात आपको याद रखनी है इनसे, क्या हो गया इसके, ये भी आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही। एक चीज आपको याद रखनी है विरमदेव से, इनकी रानी हुआ करती थी मोहियानी। और जब आपके मोहियानी रानी थी और विरमदेव आपके वीरगति को प्राप्त हुए, तो इनके 2 वर्ष का एक पुत्र था। कहीं पे 5 वर्ष मिलता है, पर अधिकांश जो बुक है उसमें 2 वर्ष का लिखा हुआ है। इनका 2 वर्ष का एक पुत्र था, जिसे आप जानते हो, जिसे आप राव चुंडा कहते हो। वो राव चुंडा आपके विरमदेव का ही पुत्र है। और राव चुंडा की उस समय आयु आपकी 2 वर्ष की थी, जिस समय विरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए मोहियानी अपने पुत्र राव चुंडा को लेके आपके इसको लेकर यहां से चली जाती है। गांव पड़ता है बीकानेर में आपके कलाऊ गांव। कौन सा आपका, कलाऊ गांव। और कलाऊ गांव इसको ले जाती है। कहां पे लेके गई थी, आपके कलाऊ गांव। क्योंकि उसको डर था कि जो इसके पिता विरमदेव की हत्या की है, वो कहीं पर हत्या न कर दे, किसके, आपके राव चुंडा की। इसलिए इसे कहां पर लेके गई, आपकी कलाऊ गांव। तो ये भी याद रखना विरमदेव से, क्योंकि जब आगे आप राव चुंडा पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि राव चुंडा किसके पुत्र हुआ करते थे, तो विरमदेव के पुत्र हुआ करते थे। और विरमदेव आपके जांगल प्रदेश के सोलंकियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और जिस समय विरमदेव आपके वीरगति को प्राप्त हुए, तो उस समय उनकी जो रानी थी मोहियानी, उसको एक 2 वर्ष का पुत्र था और उसका नाम क्या था, आपके राव चुंडा। इसलिए मोहियानी अपने 2 वर्ष के पुत्र राव चुंडा को लेके कलाऊ गांव चली गई। कलाऊ गांव क्यों गई, जाने का रीजन ये था, इससे डर था कि कहीं सोलंकी इसकी भी हत्या न करे, इसलिए कहते। इसके बाद में हमें आपका पढ़ना है राव चुंडा। अब कहते हैं कि जब वो कलाऊ गांव लेके गई थी, तो जो आपके मल्लिनाथ जी थे, एक बार फिर से आपका जो जिम्मेवारी थी वो मल्लिनाथ जी पर आ गई थी। और मल्लिनाथ जी मारवाड़ को फिर से थोड़ा बहुत संभालने लगे थे। और धीरे धीरे इधर आपके राव चुंडा बड़े हो रहे थे। जैसे ही राव चुंडा बड़े होते हैं, तो आपकी जो मोहियानी थी, इन राव चुंडा को मल्लिनाथ जी के पास भेज देती है। और आपके मल्लिनाथ जी ने राव चुंडा का मारवाड़ में राज्य अभिषेक कर दिया था, लगभग आपके 18 वर्ष की आयु में। 17-18 वर्ष के जब मल्लिनाथ आपके राव चुंडा हो गए थे, तो वो अपने ताऊ जी मल्लिनाथ जी के पास आ गए और मल्लिनाथ जी ने उनका राज्य अभिषेक कर दिया। तो अब हमें पढ़ना है आपका राव चुंडा। कौन पढ़ना है, आपका राव चुंडा। अब अध्ययन करना है हमें आपके राव चुंडा। अब राव चुंडा का जब आप अध्ययन करते हो, तो एक बात याद रखना, इनका समय भी मिलता है आपको 1387 से 1421। एक तो आप ये बात याद रखोगे कि जो आपका राव चुंडा है, जैसे हमने पढ़ा था कि मारवाड़ का संस्थापक राव सिंहा को कहा जाता है, पर राव चुंडा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। एक तो ये बात याद रखोगे कि राव चुंडा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा, आपका राव चुंडा। और मारवाड़ का संस्थापक कौन है, तो राव सिंहा। दोनों सवाल अलग अलग है, ध्यान रखना कि राव सिंहा को तो क्या कहा जाता है, मारवाड़ का संस्थापक। लेकिन राव चुंडा को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। एक आप राव चुंडा से याद रखोगे कि इनका लालन पालन किसने किया। लालन पालन या इनका बचपन कहां पे बीता, तो अभी हमने बात की थी कि इनकी माता जो मोहियानी हुआ करती थी, इन्हें कलाऊ गांव बीकानेर में ले गई थी। कहां पे लेके गई थी, आपके कलाऊ गांव बीकानेर में। और कलाऊ गांव बीकानेर में ही आपके आला बारठ नाम के व्यक्ति के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। तो लालन पालन कहां पे हुआ, तो कलाऊ गांव। और कलाऊ गांव कहां पर है, आपके बीकानेर में। बीकानेर में। और किया किसने, आपके तो आला बारठ ने। आला बारठ के द्वारा। आला बारठ के राव चुंडा।
अब मैंने जैसे बताया कि राव चुंडा आपकी 18 वर्ष की आयु के आसपास मारवाड़ के शासक बनते, और इनको शासक बनाते कौन है, तो याद रखोगे मल्लीनाथ जी ने शासक बना देते। तो याद रखना कि राव चुंडा 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में मारवाड़ के शासक बने, मारवाड़ के शासक बने, शासक बने। इतनी बात याद रखनी। अब और क्या आपको रावचुंडा से पढ़ना है, तो एक आप देखते हो कि जो आपका मारवाड़ में, मारवाड़ के पास है जो आपका मंडोर वाला क्षेत्र है, और मंडोर में आपके गुजर प्रतिहार शासन किया करते थे, और उस समय आपके गुजर प्रतिहारों की इंदा शाखा का शासन था मंडोर में। लेकिन कहते हैं कि गुजर प्रतिहार इस समय आपके कमजोर होते जा रहे थे, और जब गुजर प्रतिहार कमजोर होते जा रहे थे और आपके जो अन्य है वो आपके मजबूत होते जा रहे थे, तो गुजर प्रतिहारों को ये आपका डर लगा रहता था कि कभी मंडोर पे हमला न हो जाए। इसलिए कहते हैं कि उन गुजर प्रतिहारों के इंदा शाखा ने अपने राजकुमारी का विवाह चुंडा के साथ कर दिया, और चुंडा के साथ करके मंडोर इनको दहेज में दे दिया था। किसको दे दिया था, आपके रावचुंडा को। तो याद रखना कि रावचुंडा को मंडोर है वो आपके दहेज में प्राप्त हुआ था, और दहेज में प्राप्त कैसे हुआ कि यहाँ पे पहले आपके गुजर प्रतिहारों की इंदा शाखा का शासन था, और इंदा शाखा ने अपने राजकुमारी का रावचुंडा के साथ विवाह कर दिया, और विवाह करके इन्हें मंडोर है वो आपको दहेज में दे दिया। तो ये भी आप याद रखोगे। और मंडोर को फिर आपके रावचुंडा ने अपनी राजधानी भी बना ली थी। तो पहली हमने राजधानी पढ़ी थी आपकी खेड़, उसके बाद में हम आपकी पहली पाली के बारे में जिक्र किया था, उसके बाद में खेड़ के बारे में जिक्र किया, इसके बाद में मेवा नगर पड़ी, और अब राजधानी बनेगी मंडोर। लेकिन मंडोर को चुंडा जीतता नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे। तो लेकिन मंडोर कैसे प्राप्त हुई, दहेज में। आज हम पढ़ते कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है, दोनों ही आपका कानूनी अपराध है, लेकिन बात उस समय की चल रही है, और राव चुंडा को दहेज में मिल रहा है कि आपका मंडोर। ठीक है, तो ये याद रखोगे। तो रावचुंडा के बारे में ये बात एक नोट करोगे आप कि गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार कोष्टक में मैं इंदा लिख रहा हूं, समझ जाना कि इंदा शाखा का शासन था। गुजर प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी, अपनी राजकुमारी का विवाह, अपनी राजकुमारी का विवाह चुंडा के साथ किया, चुंडा के साथ किया, तथा दहेज में, तथा दहेज में, तथा दहेज में मंडोर दिया, दहेज में मंडोर दिया। अब मंडोर मिल गया भाई आपके राठौड़ों को, मंडोर किसको मिल गया, आपके राठौड़ों को। और राठौड़ों को मंडोर कैसे मिला है, तो दहेज में मिला। किस्मत है चुंडा की, राजकुमारी भी मिल गई है और आपका मंडोर भी मिल गया। इसलिए आपके चुंडा ने क्या किया कि अब मारवाड़ की नई राजधानी बना ली, किसको, आपके मंडोर को। तो आपके चुंडा के द्वारा राजधानी किसे बनाएगी, तो याद रखोगे राजधानी किसे बनाई गई, आपके मंडोर को। किसको बनाई गई, आपके मंडोर। इसके अलावा कहते हैं कि जब आपका चुंडा राजधानी बना लेता है मंडोर को, और इसके साथ साथ चुंडा के बारे में एक आप याद रखना कि जो मारवाड़ में आपकी सामंत प्रथा है, मारवाड़ में आपकी सामंत प्रथा है, उसका जनक किसको कहा जाता है, आपके चुंडा को कहा जाता है। सामंत तो आप जानते ही हो कि ये कोई राजा है, इस राजा के पास तो आपके जो केंद्र की भूमि, जो मुख्य भूमि हुआ करती थी, वो रहा करती थी, आपका खालसा क्षेत्र रहा करता था। पर जो ये राज्य का अदर क्षेत्र है, ये राज्य का जो अन्य भाग है, जैसे ये आपका इतना भाग किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया इतने भाग में, इस भाग में किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे मैं बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना कि ये पूरा कोई क्षेत्र है आपके मारवाड़ का, ये क्षेत्र आपके पूरे मारवाड़ का, ये इतना क्षेत्र तो राजा अपने पास रखता है, सीधा कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है इसे आप ए मान लो, ये क्षेत्र इसे बी मानो, ये क्षेत्र इसे सी मानो, और ये क्षेत्र आपका डी मान लो। जैसे ये पूरा भारत है, ये आपकी राजधानी दिल्ली है, और ये अलग अलग राज्य ए बी सी डी, उसी प्रकार पहले अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे।
एक रियासत के भाग हुआ करते। अब ये क्षेत्र किसी राम को दे दिया तो राम यहाँ का सामंत है, ये किसी श्याम को दे दिया तो श्याम इस बीज जागीरदार का सामंत है, ये किसी सी को दे दिया जैसे धनराम को दे दिया तो धनराम इसका आपका सामंत है। तो इस प्रकार सामंतों में वो क्षेत्र बांट दिया जाता था। लेकिन जो सामंत प्रथा की शुरुआत है मारवाड़ में, वो कोई अगर शुरू करने वाला व्यक्ति है तो वो कौन है? आपका चुंडा जी। तो याद रखोगे, याद क्या रखना है कि मारवाड़ में सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा प्रारंभ की, सामंत प्रथा प्रारंभ की। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक भी कौन हो जाता है? तो याद रखोगे जनक कौन है आपका? तो राव चुंडा। इसके अलावा आप अब और क्या पढ़ोगे? इन चुंडा जी की एक पत्नी हुआ करती थी चांद कंवर, और चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। आपसे बार बार पूछा जाता है कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखोगे कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली जोधपुर में कौन है? तो आपके राव चुंडा की पत्नी। इसके अलावा चुंडा जी ने आपके नागौर के आसपास का जो क्षेत्र था, इस आसपास के क्षेत्र में नागौर का सूबेदार हुआ करता था जलाल खान। कौन हुआ करता था? आपका जलाल खान। और उस जलाल खान की क्या कर दी थी? आपकी हत्या कर दी थी। और जलाल खान को हत्या करके आपके चूड़ासर नामक कस्बा बसाया था। तो क्या बातें याद रखनी? एक तो कि आपके चुंडा जी की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण कराया। चांद बावड़ी कहां पर है? तो जोधपुर में। चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? चांद कंवर ने। इसके अलावा नागौर के सूबेदार जलाल खां को किसने पराजित किया? राव चुंडा ने। और जलाल खां को पराजित करके कौन सा कस्बा बसाया? तो आपका चूड़ासर। कौन सा कस्बा? अपने नाम पे बसा दिया, चूड़ासर। तो ये दो बातें और ध्यान रखोगे कि महारानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी महारानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? आपकी चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहां पर है? आपकी जोधपुर में। कहां पर है? आपकी जोधपुर में। तो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा याद रखोगे नागौर के सूबेदार नागौर का सूबेदार कौन है? आपका जलाल खान। जलाल खान को पराजित कर चूड़ासर कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा बसाया? आपका चूड़ासर कस्बा बसाया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है राव चुंडा से कि एक तो इनके समय में किसका निर्माण किया जा रहा है? आपके चांद बावड़ी का। बच्चों ये आप खास बात याद रखना, ये बार बार सवाल पूछा गया है कि एक तो चांद बावड़ी कहां पर है? तो चांद बावड़ी आपकी कहां पर है? चांद बावड़ी कहां पर है? आपकी जोधपुर में। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखोगे चांद कंवर ने। किसने करवाया? आपके चांद कंवर ने। किसने करवाया? आपके चांद कंवर ने। और चांद कंवर कौन है? तो आपके राव चुंडा की पत्नी है या राव चुंडा की महारानी है। इसके अलावा चूड़ासर कस्बा किसने बसाया था? चूड़ासर कस्बा, तो चूड़ासर कस्बा आपके राव चुंडा ने बसाया था। किसको पराजित करके? तो जलाल खान को पराजित करके। जलाल खान कौन था? तो आपके नागौर का सूबेदार था। कौन था? आपके नागौर का सूबेदार था। इसके बाद में क्या होता है कि चुंडा जी है, उन चुंडा जी का संघर्ष होता है आपके पुंगल के भाटियों के साथ। और पुंगल के भाटियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? आपके चुंडा जी। कि चुंडा जी पुंगल के भाटियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब जब वीरगति को प्राप्त हुए थे चुंडा जी, तो चुंडा जी के दो पुत्र हुआ करते थे, एक आपका कान्हा और दूसरा आपका रणमल। और एक लड़की हुआ करती थी हंसाबाई। कौन? आपकी हंसाबाई, जो हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि
रावचुंडा पुंगल के भाटियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा इनकी पुत्री कौन है? हंसाबाई। अपनी पुत्री हंसाबाई। इस हंसाबाई के बारे में वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इनकी पुत्री जो हंसाबाई है, उन हंसाबाई का विवाह होता है किसके साथ? आपके राणा लाखा के साथ। पूरी मैंने कहानी आपको बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं कि बात करते हैं आपकी हंसाबाई की। हंसाबाई किसकी पुत्री है? तो आपके रावचुंडा की पुत्री। मैंने आपको बताया था कि जब हंसाबाई रावचुंडा की पुत्री थी और दो इनके पुत्र है, एक कान्हा और एक रणमल। रणमल बड़ा है, कान्हा छोटा है, किंतु रावचुंडा अपनी पत्नी के प्रभाव में आके अपने बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र रणमल को उत्तराधिकारी घोषित न करके कान्हा को घोषित कर। और एक जो ये लड़की बच गई हंसाबाई, कहते कि हंसाबाई के विवाह का रिश्ता मेवाड़ में राणा लाखा के पुत्र, याद रखना, राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए भेजा था। नाम गौर करना आप मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे आपका राव चुंडा है, जबकि राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का रिश्ता मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए भेजा। अब कहते हैं कि ब्राह्मण या नाई आपका जो रिश्ता लेके गए थे, जो नारियल लेके गए थे मेवाड़ में, और वो जब मेवाड़ में जाते हैं तो देखते हैं कि राणा जी का दरबार लगा हुआ था। और उस समय लाखा जी की उम्र भी ज्यादा हो गई थी, वृद्ध हो रखे थे, और उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते। उस समय आपके चुंडा भी, कुंवर चुंडा भी वहां पे मौजूद थे, और वो लोग रिश्ता लेके, नारियल लेके लाखा के दरबार में उपस्थित होते। और जैसे लाखा के दरबार में उपस्थित हुए, तो जैसे लाखा जी ने नारियल देखा, और नारियल को देखते हुए उनके मन के अंदर लड्डू फूटे, और लड्डू फूटकर उनके मन से एक आवाज निकली और वो बोल गए। क्या बोला? कि देखो मेरे लिए अभी भी नारियल आ रहे हैं, क्योंकि नारियल का प्रतीक ही आपका रिश्ते का माना जाता था, कि देखो मेरी इस उम्र में भी मेरे लिए नारियल आ रहे हैं। और जब ये बात कही तो वो सामने वाले हो उनकी आंखें खुली कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराजा, आपके लिए नहीं है ये नारियल, ये नारियल आपके युवराज कुंवर चुंडा के लिए। जब ऐसा बोला तो जो आपके दरबार में और लोग बैठे थे वो हंसने लगे कि देखो मती मारी गई है इस उम्र में, पैर कब्र में लटक रहे, फिर भी शादी भा रही है, नई नई दुल्हन भा रही है आपके लाखा को। जब दरबारी हंसे तो आपके कुंवर चुंडा को अपमानित महसूस हुआ कि मेरे पिता का अपमान हो गया है। अब पिता का अपमान हो गया तो उससे बड़ा और क्या हो। जब पिता का अपमान हुआ तो कहते हैं कि चुंडा ने कहा कि ये शादी मैं नहीं करूंगा, ये शादी मेरे पिता ही करेंगे। लेकिन वो ब्राह्मण भी आपके जो रिश्ता लेके गए थे वो आपके परेशान हो गए कि अगर यहाँ पे रिश्ता नहीं करते हैं, वहां जाएंगे कि ये बात हो गई तो वहां पे वो आपके मारेंगे। इसलिए वो ब्राह्मण बाहर आते हैं दरबार से, और बाहर आके चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए। उनमें से एक समझदार व्यक्ति था, बूढ़ा, उसने कहा कि और तो क्या किया जाए, अगर हम इस बात को घुमा दे, और घुमाए क्या तो कि हम एक शर्त रख देते कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी उसको मेवाड़ का शासक बना दिया जाए, तब तो लाखा जी के साथ हम विवाह कर देंगे। और ऐसा लाखा जी करेंगे नहीं तो हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ नहीं होगा। और वो दरबारी है, वो वापिस दरबार में जाते और दरबार में कहते हैं कि महाराज हम हंसाबाई का आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। और ऐसा बात कहा और लाखा जी के मन के अंदर दो लड्डू और फूटे। लेकिन कहा कि महाराज एक शर्त है हमारी। कि शर्त क्या? कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, जो लड़का उत्पन्न होगा, वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो लाखा जी ने मना कर दिया कि ये अधिकार मेरे पास नहीं है।
क्योंकि मैं अपना युवराज या अपना उत्तराधिकारी कुंवर चुंडा को घोषित कर चुका हूं और ये उत्तराधिकारी का जो आपके प्रभार है या इसकी जो जिम्मेवारी है वो चुंडा के पास है, मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं कि उस समय चुंडा ने आपकी प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन भर मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए आपके कुंवर चुंडा को या मेवाड़ के चुंडा को हम आपके मेवाड़ का भीषम पितामह कहते हैं। पर कुछ इतिहासकार या आज के लोग जो किताब लिख रहे हैं वो साथ में ये भी लिख देते हैं कि चुंडा ने ये कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। वो महाभारत वाली बात जोड़ देते कि महाभारत के भीष्म पितामह ने जैसे कहा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और राज सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा, वैसे की वैसी प्रतिज्ञा चुंडा ने की थी, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ एक प्रतिज्ञा की थी। इस कलयुग में एक प्रतिज्ञा करनी भी काफी है कि मैं कभी भी राज सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि चुंडा के जो वंशज थे वो आगे जाके चुंडावत कहलाए है। हमने पढ़ा था मेवाड़ के आपके इतिहास में कि उन्हें सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया था और सलुम्बर वाले चुंडावत होते हैं। तो वो चुंडावत कौन है? इसी चुंडा के वंशज हो गए जो मेवाड़ के। पर उस चुंडा की ये शर्त थी कि मैं आजीवन भर या कभी भी मेवाड़ की गद्दी पे अपना अधिकार प्रभाव नहीं करूंगा, अपना अधिकार नहीं जताऊंगा, और हंसाबाई से जो पुत्र होगा उसे मेवाड़ का शासक बना दिया जाए। इस शर्त के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ था किसके साथ? आपके महाराणा लाखा के साथ, महाराणा लाखा के साथ। और हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था कि हंसाबाई और महाराणा लाखा से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम मोकल था, और फिर मोकल को मेवाड़ का राजा बनाया गया। तो यह वही मोकल है किसका पुत्र? आपके हंसाबाई का। तो हंसाबाई कौन थी? तो हंसाबाई याद रखोगे मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हुआ कर। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। तो हम वापिस आते हैं आपके कि अपनी पुत्री हंसाबाई का, अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह, अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ किया, राणा लाखा के साथ, राणा लाखा के साथ। इसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखोगे कि अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को, अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को उत्तराधिकारी घोषित न कर, उत्तराधिकारी घोषित न कर छोटे पुत्र, छोटा पुत्र कौन था? अभी हमने जिक्र किया था कान्हा। छोटा पुत्र कौन था आपका? कान्हा। कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। ये सारी बातें किसकी है? तो ये सारी बातें किसकी है? ये कुंवर चुंडा की है। आपकी किसकी? नहीं, गलत बोल रहे हो, कुंवर चुंडा की नहीं, आपके राव चुंडा की है। तो राव चुंडा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा आपके कि राव चुंडा का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1387 से 1421। मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक, लालन पालन, कलाऊ गांव, बीकानेर, आला, बारठ। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु में मारवाड़ के शासक बने। शासक बनाए किसने था? आपके मल्लीनाथ जी ने। गुर्जर प्रतिहारों, जो गुर्जर प्रतिहारों की जो इंदा शाखा थी, तो गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह चुंडा के साथ किया और दहेज में क्या दिया आपका? तो मंडोर दिया। दहेज में क्या दिया था आपका? मंडोर दिया था। याद रखोगे क्या दिया? मंडोर दिया। किसने दिया? तो गुर्जर प्रतिहार। कौन सी शाखा? आपकी इंदा शाखा। इसके अलावा राजधानी किसको बना लिया था फिर? आपके मंडोर को। तो मारवाड़ में मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? राव चुंडा। कौन है? राव चुंडा। मारवाड़ में कौन सी प्रथा का जनक माना जाता है? सामंत प्रथा। मारवाड़ में कौन सी प्रथा का जनक माना जाता है? सामंत प्रथा। इनकी महारानी कौन है? चांद कंवर। चांद कंवर ने किसका निर्माण करवाया? चांद बावड़ी का। किसका निर्माण करवाया? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर है? तो जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में।
नागौर के सूबेदार जलाल खां, नागौर के सूबेदार जलाल खां को हराया और हरा के कौन सा कस्बा बसाया? चूड़ासर कस्बा। कौन सा? चूड़ासर। राव चुंडा किसके साथ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो पुंगल के भाटियों के साथ, पुंगल के भाटियों के साथ। अपने पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? तो मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। करना कुंवर चुंडा के साथ चाहता है, पर किस भी प्रकार की स्थिति हुई मैंने बता दिया, और किसके साथ हुआ? राणा लाखा के साथ। और अपना ज्येष्ठ पुत्र कौन था इसका? रणमल। लेकिन रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उत्तराधिकारी किसे बनाया? अपने छोटे पुत्र कान्हा को। किसको बनाया? कान्हा को। ये सारी बातें किसकी थी? तो आपके कुंवर चुंडा की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कान्हा की, क्योंकि आगे आपका शासक कौन बनेगा? कान्हा। कौन बनेगा? आपका कान्हा बनेगा। अब कहते हैं कि आगे शासक बना आपका कान्हा, और कान्हा का शासनकाल आपके 1421 से लेके 27 तक रहा। लेकिन कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है, इसलिए हम कान्हा के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। सिर्फ अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो कान्हा के बारे में इतना ध्यान रखना, कहते हैं कि जनश्रुतियां मिलती है, और जनश्रुतियां आपकी ये है कि कान्हा की हत्या करणी माता ने कर दी थी। कान्हा की हत्या किसने की थी? आपके करणी माता ने कर दी। बस इतना ही आपको याद रखना। और कान्हा के बाद में आपका मारवाड़ का शासक बनेगा रणमल। कौन? आपका रणमल। 1427 से लेके 38 तक। वैसे तो मैं आपको रणमल को पढ़ा चुका हूं पूरा, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, क्योंकि मोकल और कुंभा के समय हम रणमल को पढ़ते तो रणमल के बारे में खूब चर्चा की। पर अब आपको रणमल के बारे में क्या पढ़ना है? तो अभी आपको रणमल के बारे में इतना ध्यान रखना है कि एक तो रणमल आपके मेवाड़ की सैन्य सहायता से मारवाड़ को प्राप्त करता है। किसकी सैन्य सहायता से? तो मेवाड़ की सैन्य सहायता। दूसरा, रणमल आपके मोकल और कुंभा का संरक्षक का कार्य किया था। पूछ लिया जाए कि रणमल ने मेवाड़ में किन किन शासकों के संरक्षण का कार्य किया था, तो मोकल और आपके कुंभा के संरक्षक का कार्य आपका रणमल ने किया था। और सर, और मैं चर्चा करूं तो मैंने आपको कहानी बताई थी कि रणमल बेपनाह मोहब्बत किया करता था। किससे? किससे? तो मेवाड़ की एक दासी हुआ करती थी भारमली। सारे राजा कहीं ना कहीं आपके जा रहे हैं, देख लो। तो पहले मैं इतनी चीजें आपको बता देता हूं रणमल के बारे में कि एक तो मेवाड़ की सैन्य सहायता से, मेवाड़ की सैन्य सहायता से मारवाड़ का शासन प्राप्त किया, शासन प्राप्त किया, शासन प्राप्त किया। इसके अलावा मेवाड़ में मोकल व मेवाड़ में, सीधा मोकल मत लिखो, मेवाड़ में महाराणा मोकल, मेवाड़ में महाराणा मोकल तथा महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के संरक्षक रहे थे, गार्जियन रहे थे। क्या रहे थे? आपके संरक्षक रहे थे। दोनों के संरक्षक का कार्य किया था, दोनों के संरक्षक के कार्य किया था। हमने पढ़ा है आपका, क्या आ गया ये, एक तो हमने आपका कान्हा देखा है जो 1421 से 27 तक, एक हमने आपका रणमल देखा है कि 1427 से लेके 38 तक। किसकी सैन्य सहायता से? तो मेवाड़ की सैन्य सहायता से, मेवाड़ की सैन्य सहायता से, मेवाड़ की सैन्य सहायता से मारवाड़ का शासन प्राप्त किया, मारवाड़ का शासन प्राप्त किया,
शासन प्राप्त किया। इसके अलावा तो आपके मेवाड़ के महाराणा मोकल व महाराणा कुंभा के संरक्षक रहे। कुंभा के संरक्षक रहे, ये चीजें मैंने पढ़ी। इसके अलावा याद रखना कि जब रणमल आपके मेवाड़ में थे तब हमने पढ़ा था कि ये भारमली दासी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और पहले तो आपके मोकल के तो संरक्षक थे ही थे, लेकिन जब मोकल की हत्या कर दी जाती है आपके चाचा व मेहरा व मेहपा पंवार द्वारा, उन्होंने कुंभा को मारने का प्रयास किया था, इसलिए भारमली ने आपके हंसाबाई ने पुनः आपके अपने भाई रणमल को कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया था, और कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या भी करवा दी। लेकिन हमने पढ़ा था कि आपके एक दिन नशे के ही अंदर रणमल ने भारमली को कह दिया था कि भारमली मैं तुम्हें मेवाड़ की महारानी बनाऊंगा। तो उसने कहा कि कैसे, कि अब मैं हत्या करूंगा कुंभा की, क्योंकि राज में यही होता था, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था। और हमने पढ़ा था कि भारमली जितनी मोहब्बत आपके रणमल से करती थी उससे ज्यादा कहीं मोहब्बत अपने देश मेवाड़ से किया करते थे, इसलिए आपके भारमली ने सारी की सारी कहानी हंसाबाई को बता देते। और हंसाबाई जो आपके उस समय हंसाबाई से नाराज होकर मालवा चले गए थे कुंवर चुंडा, और कुंवर चुंडा को वापस बुला लेती है मारवाड़। इसलिए महाराणा कुंभा और रणमल भारमली की सहायता से हत्या करवा दी थी, किसके, आपके रणमल की 1438 में। तो पूछ लिया जाए कि रणमल की हत्या कहां पे की गई थी, तो मेवाड़ में की गई थी भारमली की सहायता से। हत्या करवा कौन रहा था, तो आपके कुंभा व आपका कुंवर चुंडा, इन्होंने करवाई थी, क्योंकि कुंवर चुंडा का मानना था कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ही आपको हमला कर देना चाहिए, तभी वो सारी बात होती है। तो एक बात आप याद रखोगे, और याद क्या रखना है आपको, कि 1438 में महाराणा कुंभा व कुंवर चुंडा है, याद रखना, कुंवर चुंडा भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवाती थी, इतनी चीजें रणमल से आपको याद रखनी। रणमल की हत्या करवाती थी, कहते हैं कि रणमल पूरा आपका 6 फीट का हाइट का बंदा था, बॉडी बड़ी काफी अच्छी थी। रणमल को ऐसे देखे तो डर लगता था, तो रणमल की हत्या कौन करे, तो कहते हैं कि जिम्मा भारमली को सौंपा गया था कि भारमली तो एक काम करना, तुम आपके रणमल को दारू पिला के बेहोश कर देना। और कहते हैं कि एक दिन आपका रणमल आता है और भारमली को कहता है कि भारमली खाना लगा, पर भारमली कहती है कि क्या आप रणमल जी हमेशा बाहर से पैक लगाते हो, कभी मेरे साथ भी 2-4 पैक लगाओ। तो रणमल जी ने कह तो दिया था कि आज क्या बात है, कभी तो तू कभी नहीं कहती कि मेरे साथ पैक लगाओ, आज बात क्या है, पर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और कहते हैं कि वो भारमली की आपकी रणमल को पैक बना के देती है, 1 पैक 2 पैक। रणमल कहता है बहुत, बोल नहीं, एक मेरे नाम का, एक मारवाड़ के नाम का, एक मुझे महारानी बनाओगे उसके नाम का। ऐसे करते करते 2 बोतल पिला देती है, और आपके रणमल बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो वो इशारा करते हैं, तो उस समय आपके भारमली के पास जो मेवाड़ के सैनिक खड़े थे वो पहले से आपके कुंभा और कुंवर चुंडा के समझाए हुए थे, तो उन्होंने उसको जिस पलंग पे पड़ा था, जिस माची पे पड़ा था, उसके बांध देते हैं। और बांध के एक सैनिक आता है आपके, क्योंकि बिना बांधे मारे तो क्या पता डांगी जाग जाए तो डांगी का डर लगे ऐसे ही, इसलिए उसके पैर और हाथ बांधे गए थे। और फिर एक सैनिक उसकी छाती पे चढ़ता है तलवार लेके और तलवार मारता है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही तलवार मारता है तो नशा उतर जाता है और आपके रणमल जाग जाता है। एक सैनिक को तो उसने माचे समेत खड़ा होकर भीत के दे मारा था और मर गया था।
लेकिन बाद में सैनिक थे, किसी ने भाले से, किसी ने तलवार से, और रणमल की हत्या कर दी थी। इस प्रकार 1438 में हत्या हो गई थी। ये हमने पूरा पढ़ा था मेवाड़ में। बस एक बात याद रखना, किसकी सहायता से करवाई गई थी हत्या? तो भारमली की सहायता से। और किसने करवाई थी? तो महाराणा कुंभा और कुंवर चुंडा ने। तो आज हमने आपके रणमल तक का अध्ययन कर लिया और आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।